नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक तक। खबर तक तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज आप जिस फिल्म की कहानी को सुनेंगे वह कहानी है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की। यह फिल्म वर्ष 1974 में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे मनोज कुमार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका भी मनोज कुमार ने ही निभाई थी और इस फिल्म के खलनायक थे मदन पुरी, जबकि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, मौसमी चटर्जी और जीनत अमान ने इस फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जबकि फिल्म के गानों को लता मंगेशकर, मुकेश, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल ने स्वरबद्ध किया था। यह तो इस फिल्म के सभी 6 गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन उनमें से भी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। और पहले तो आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी ये यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। उस वर्ष काफी लोकप्रिय हुआ था। तो आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म रोटी कपड़ा मकान की पूरी कहानी। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शुरुआत भरत नाम के एक युवक, जिसकी भूमिका मनोज कुमार ने निभाई है, के एक दृश्य से होती है, जिसमें वह नौकरी के लिए इधर उधर भागता फिरता रहता है और नौकरी नहीं मिलने पर समाज की व्यवस्था पर झल्लाता है। समाज में भ्रष्टाचार और कदाचार इस कदर हावी हो गया है कि नौकरी खोजने के लिए तेजी से भाग रहे भरत को एक जगह पुलिस रोक लेती है और उससे तरह तरह के सवाल करते हुए घूस के लिए पैसे निकालने के लिए कहती है। तब भरत उसे अपने खाने के लिए लाई रोटी दिखाता है। नौकरी के लिए ऑफिस दर ऑफिस चक्कर लगाने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने पर भरत थक हार कर अपना घर आता है। तो यहाँ अपनी माँ, जिसकी भूमिका कामिनी कौशल ने निभाई है, को इसकी नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करते पाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि इस समय उसके भाग्य में राहु केतु ठीक से नहीं चल रहे हैं, वरना डिग्री तो उसने भी अच्छी खासी ले रखी है। माँ को जल्दी ही अपनी नौकरी लगने का भरोसा देकर भरत फिर पूरे जोर शोर से नौकरी की तलाश में लग जाता है। भरत जब नौकरी की तलाश में जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी प्रेमिका शीतल मिलती है, जिसकी भूमिका जीनत अमान ने निभाई है, जो उसे इस समय हो रहे बरसात का उसके साथ मिलकर आनंद मनाने के लिए आमंत्रित करती है। इस पर भरत कहता है कि आधे घंटे के बाद उसे एक इंटरव्यू देना है और उसके पास एक ही कपड़ा है। ऐसे में यह उसके साथ बरसात की मस्ती लेने के लिए आएगा तो इसके कपड़े गीले हो जाएंगे और फिर यह इंटरव्यू नहीं दे सकेगा, तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी। यह सुनकर शीतल उस वर्षा का आनंद लेती है और भरत वहीं एक मंडप पर खड़ा होकर शीतल को देखकर आनंदित होता है। शीतल विजय से कहती है कि तुम्हें जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाती तो हम लोग इस गरीबी की दुनिया से निकल जाते और बसों में धक्के खाने की जगह कार से जाते, हवाई जहाज से दुनिया घूम आते। भरत शीतल की बात को चुपचाप सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। भरत को इस बार भी नौकरी नहीं लगती है तो वह झल्ला जाता है और कहता है कि जब सिफारशी लोगों को ही नौकरियां देनी हो तो फिर वैकेंसी निकालते ही क्यों हैं। इसके बाद जब भरत घर आता है तो यहाँ अपने भाई विजय, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, को कसरत करते हुए पाता है। भरत के वहाँ आते ही छोटा भाई दीपक भी वहाँ चला आता है और भरत से कॉलेज के फ़ी के लिए पैसे मांगता है।
इस पर भरत व्यवस्था पर तंज कसते हुए अपने भाई से कहता है कि ऐसी पढ़ाई करके वह करेगा भी क्या, जिसकी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद लोगों को नौकरी प्राप्त नहीं होती है। फिर वह अपने दोनों भाई को पढ़ाई छोड़ देने के लिए कहता है। तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और भरत को बड़ी फटकार लगाते हुए कहते हैं कि मैंने गरीबी और मुफलिसी में भी अपना पेट कार कर तुम्हें पढ़ाया, ऐसे में तुम्हारे ऊपर मेरा यह कर्ज है और इसे तुम अपने दोनों भाइयों को पढ़ा कर चुकाओ। तब विजय भी भारत की हाँ मिलाता है। इस पर विजय कहता है कि वैसे भी अभी कॉलेज में हड़ताल चल रहा है। भरत लगातार अपने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक की डिग्री को लेकर नौकरी की तलाश में घूमते रहता है, लेकिन फिर भी उसे कोई अस्थायी नौकरी नहीं मिलती है। वह अपने दोस्तों के साथ इसे लेकर अपनी निराशा प्रकट कर रहा होता है। तभी शीतल वहाँ आ जाती है और खुद के नौकरी लगने की बात करती है। तब सब कोई काफ़ी खुश हो जाता है। तभी भरत का एक दोस्त कहता है कि उसने इसके लिए आकाशवाणी में गाना का एक कार्यक्रम तय किया है। यहाँ शीतल भरत से कहती है कि आज वो दोनों मिलकर ऐसा गाना गाएंगे कि दुनिया देखेगी। फिर दोनों टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए एक मधुर गीत प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान दोनों अपने प्यार भरे दाम्पत्य जीवन को लेकर सुनहरे सपने देखते हैं। शीतल यहाँ भी बड़ी अमीरी और ठाठ के ख्वाब देखती है। शीतल जिस मोहन राम की कंपनी में काम करती है, उसका मालिक मोहन बाबू है, जिसकी भूमिका शशि कपूर ने निभाई है। शीतल यहाँ मोहन बाबू की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करती है। मोहन बाबू शीतल की सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है, लेकिन सीधे शब्दों में उससे कुछ नहीं कहता है। अलबत्ता कभी वह उसे मुफ्त में अच्छे वस्त्र देकर तो कभी अपनी कार में लिफ्ट देकर उसका दिल जीतने के प्रयास में लगा रहता है। शीतल भी अब कभी भरत से मिलता है या अपने भाई भाभी से मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मोहन बाबू की प्रशंसा और अमीरी के ही गीत गाती है। दूरदर्शन में कभी कभार गाना गाने से भरत को कोई पक्की नौकरी तो नहीं मिलती है, लेकिन लोगों के बीच उसकी पहचान जरूर बन जाती है। एक दिन नेकीराम, जिसकी भूमिका मदन पुरी ने निभाई है, उसकी मासूका भरत के गानों को सुनकर उसका फैन हो जाती है। एक दिन वह भरत के दोस्त को भरत को लेकर इसके पास आने के लिए कहती है ताकि यह उसे नौकरी दिलवा सके। भरत के यहाँ आने पर यह उसे बताती है कि उसके गानों की फ़ैन है और उस वास्ते उसे नौकरी दिलाना चाहती है। फिर वह अपने हाथ से शराब की पैक तैयार करती है और पैक भरत की तरफ बढ़ाती है, लेकिन भरत उसे लेने से इनकार कर देता है। तब वह कहती है कि मैं भी पहले गरीबी में जीती थी और ऐसी ही बातें किया करती थी, लेकिन अब मेरी दुनिया बदल गई है। तभी नेकीराम वहाँ आ जाता है। यह उससे भरत को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लेने की सिफारिश करती है। नेकीराम उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसकी अनुशंसा हो तो यह किसी को भी नौकरी पर रख सकता है। फिर वह भरत से कहता है कि मेरे यहाँ महीने की पगार पर किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाता है। यहाँ हर कोई कमीशन पर काम करता है, काम पूरा होने पर 25%, और वह भरत को अपने यहाँ काम करने के लिए एक एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहता है। भरत उससे अपने काम के बारे में सवाल करता है तो उसका सीधा कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ इतना ही कहता है कि कोई गलत धंधा नहीं करता है। भरत को एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत करने से हिचकिचाते देख वह अपनी मासूका के पास आता है और कहता है कि इसके खातिर वह बिना दस्तखत किए भी उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेगा। तब उसकी मासूका उससे कहती कि अरे वह तो चला गया। अपने भाइयों के कॉलेज की फीस जमा करने के लिए भरत शीतल के भाई से किसी को ना बताने की शर्त पर 300 रुपया उधार देने के लिए कहता है। पहले तो भरत शीतल का भाई इसके लिए हिचकिचाता है, लेकिन भरत की कर्तव्यनिष्ठा और उसकी बहन शीतल का प्रेमी होने के कारण वह अपनी पत्नी के गहने को बेचकर उससे प्राप्त राशि को बिना किसी को बताए भरत को दे आता है। हालांकि उसकी पत्नी जब अपने गहने को अलमारी में नहीं पाती है तो पुलिस थाने में रपट लिखवाने के लिए अपने पति को कहती है, लेकिन वह यह बहाना बनाकर कि उसने इस जेवर को बेचकर उसके पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं, अपनी पत्नी को ढाढ़स बनाता है। भरत इस रुपये को लेकर जब अपने भाई विजय को कॉलेज फीस जमा करने के लिए जाता है तो यह कॉलेज परिसर में विजय को नेकीराम के साथ बात करते हुए पाता है। नेकीराम उससे विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाने, कुलपति का घेराव करने और छात्रों को उकसाकर विश्वविद्यालय भवन में आग लगाने के लिए 25,000 में एक सौदा तय करता है और इसके लिए विजय को एडवांस 5,000 रुपया देता है। नेकीराम जैसे ही वहाँ से हटता है वैसे ही भरत, जो छिपकर इन लोगों की बात सुन रहा था, विजय के पास आ जाता है और उससे उस रुपये को छीन कर यह कहते हुए फाड़कर पानी में फेंक देता है कि वह देशद्रोही से मिलकर अपने ही देश की शिक्षा संस्थान में आग लगाने की बात करने लगा है। इस पर जब विजय कहता है कि इस देश ने उसे दिया क्या है, तब वह उसे 2-4 झापट रसीद करते हुए कहता है कि तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए कि देश ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि तुम्हें तो यह देखना चाहिए कि तुमने देश को क्या दिया। इसके बाद विजय को लेकर वह घर चला आता है।
अगले दिन बजे भरत के नाम एक चिट्ठी लिखकर घर से फरार हो जाता है कि अगर वह ज़िंदगी में कुछ बन सका तब तो वापस इस घर में आएगा, नहीं तो घर वाले समझ लेंगे कि मैं समाज की इस कुव्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भेंट चल गया। इस पत्र को देखकर भरत बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसकी प्रेमिका शीतल वहाँ आती है और उसे उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर अपने नियोक्ता मोहन बाबू की प्रशंसा करते हुए यह कहकर ड्यूटी पर चली जाती है कि शाम में 4 बजे वह इसके पास दोबारा मिलने आएगी। लेकिन शाम में वह भरत से मिलने इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि मोहन बाबू उसे देर रात तक ऑफिस के काम में व्यस्त रखता है। मीटिंग समाप्त कर मोहन बाबू शीतल से कहता है उसे अमेरिका की कंपनी का कॉन्टैक्ट मिल गया है और अब यह यहाँ से अमेरिका का साइट देखने के लिए जाएगा। फिर वह शीतल से भी अपने साथ जाने की बात करता है। अगले दिन शीतल भरत से मिलने आती है और मोहन बाबू की एक मीटिंग में सपोर्ट करने के लिए देर रात तक ऑफिस में रुक जाने के कारण पिछले दिन शाम में उसके पास नहीं आ पाने के लिए क्षमा मांगती है। भरत इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तब शीतल ही यह कहती है कि वह जल्दी ही मोहन बाबू के साथ अमेरिका जा रही है, जहाँ ज़िंदगी में सिर्फ मज़े ही मज़े हैं। उधर शीतल मोहन बाबू के साथ अमेरिका चली जाती है और इधर भरत को भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही एक मजदूर तुलसी, जिसकी भूमिका मौसमी चटर्जी ने निभाई है, कभी भरत से किसी बात पर बहस कर लेती है तो कभी सीमेंट या निर्माण सामग्री गिराकर उसके कपड़े को ख़राब कर देती है। लेकिन भरत के कहने पर वह सिर्फ इतना ही कहता है कि यह सब अनजाने में हो जाता है, जिससे भरत उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता है। भरत गौर कर यह देखता है कि जैसे ही एक लंगड़ा बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है वैसे ही तुलसी उसके साथ चली जाती है और कुछ देर बाद वापस लौटती है। इसे देखकर भरत वहां काम कर रहे मजदूर हरनाम सिंह, जिसकी भूमिका प्रेमनाथ ने निभाई है, से इसे लेकर सवाल करता है। तब हरनाम सिंह यह कहकर उसकी बात को टाल देता है कि यहाँ तो एक से एक दुखियारी पड़ी हुई है, किस किस की बात की जा सकती है। अगले दिन जैसे ही तुलसी उस बूढ़े के आने पर उसके साथ जाती है, भरत भी पीछे पीछे लग जाता है। एक झरोखे से झांक कर वह अंदर का दृश्य देखता है तो तुलसी एक छोटे बच्चों को दूध पिलाते हुए पाता है। इसे देखकर भरत तुलसी के पास पहुंच उससे बच्चे के पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तुलसी भरत से कहती है कि यह बात तो उसके पिता ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की थी। इस पर भरत कहता है कि एक पिता ऐसा नहीं पूछ सकता है क्योंकि इससे उसके बेटे की बदनामी होगी। मैं भी तुम्हें बदनाम करने के लिए यह सब नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि इस बच्चे को उसका पिता का नाम दिलाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। तब तुलसी भरत से कहती है कि जब उसके पिता एक बार काफ़ी बीमार हो गए थे और घर में कई दिनों से खाना नहीं पका था, ऐसी स्थिति में जब वह राशन लाने के लिए एक लाला की दुकान पर गई, तब इस लाला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। यह बच्चा उसी लाला का है। तुलसी अभी यह बात भरत को बता ही रही थी कि तभी लाला के साथ रहने वाला गुंडा जबरन तुलसी को वहां से उठाकर लाला के पास ले जाने के लिए चला आया। तब भरत ने इसका प्रतिकार किया। पहले तो उस गुंडे ने भरत की जमकर पिटाई कर दी, लेकिन बाद में जब भरत ने पलटवार किया तो उस गुंडे ने छुरा निकालकर भरत की जान लेनी चाहिए। तभी हरनाम सिंह अपना तलवार खींचकर उस गुंडे को मारने के लिए दौड़ा। इसे देखकर वह गुंडा वहां से फरार हो गया। इसके बाद भरत हरनाम सिंह के साथ वापस अपने कार्यस्थल पर चला आया। अगले दिन जब तुलसी काम पर आती है तो जब वह काम कर जा रही होती है तो भरत उसके बच्चे के लिए खिलौना देता है। इस खिलौने को लेकर जब वो अपना घर आकर अपने पिता को बताती है तो उसके पिता उसे भरत से ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाने की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद तुलसी भरत के करीब ही बनी रहती है। भरत के साइट पर काम करने के लिए आने के बाद भरत और मजदूरों का सब काम अच्छे ढंग से चल रहा था कि तभी एक दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वकील अपने मुवक्किल का दावा ठोकते हुए उस कार्य को बंद करवा देता है। काम रुकवा दिए जाने के कारण भरत की भी नौकरी चली जाती है और मजदूरों की भी। निर्माण कार्य वाली नौकरी छूट जाने के बाद भरत जब वहाँ अपने घर आता है तो यहाँ पाता है कि उसकी बहन का होने वाला ससुर उसके पिता को धमकी दे रहा है कि वह जल्दी से दहेज के लिए 20,000 रुपया दे, नहीं तो वह अपने लड़के की शादी दूसरी जगह कर देगा और उसकी बेटी कुंवारी बैठी रहेगी। इस पर भरत के पिता उससे कुछ दिन की मोहलत मांगते हैं ताकि वह अपनी बेटी के ब्याह के लिए पैसे का जुगाड़ कर सके। तभी भरत अपनी बहन के भाभी ससुर को अपने पास बुलाता है। इस पर भरत के पिता कहते हैं कि लो मेरा बेटा अभी तुम्हें पैसा दे देता है, लेकिन भरत पैसा देने की जगह अपनी बहन के भाभी ससुर को ताना मारते हुए कहता है कि पैसे तो तुम्हें भले ही मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे को अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। भरत के ऐसा कहने पर उसके पिता एक बार फिर अपनी बेटी के भाभी ससुर से कुछ दिनों का मोहलत मांगते हैं, लेकिन इस बीच वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। भरत जब अपने पिता का इलाज कराने के लिए डॉक्टर बुलाता है तो डॉक्टर उसे दवा की एक पर्ची लिख देता है। भरत के पास इस दवा के खरीदने के लिए पैसे नहीं है।
भरत अपने दोस्तों से उधार मांगता है, लेकिन कोई भी इस हालत में उसे उधार देने के लिए तैयार नहीं होता है। तब तुलसी उसे वहाँ कुछ देर रुकने के लिए कहती है और वहाँ से राशन वाले लाला के पास चली जाती है और कहती है कि पिछली बार तो तुम लोगों ने जबरन उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था, लेकिन इस बार यह खुद ही उसके पास आई है। फिर यह उसे 300 रुपया देने के लिए कहती है। पहले तो लाला इनकार कर देता है, लेकिन जब तुलसी उससे कहती है अगर उसके पास पैसे नहीं है तो यह उसके दूसरे साथी के पास जा रही है, तो लाला उसे 300 रुपये देते हुए कहता है कि लेकिन रात में आना जरूर। तभी भरत इस बात को सुन लेता है और तुलसी के पास आकर उसे लाला के लिए पैसे लौटा देने के लिए कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि वो आगे कभी भी ऐसे गलत कदम उठाने के बारे में ना सोचे। इसके बाद भरत एक मेडिकल शॉप में जाता है और पर्ची में लिखी दवाइयाँ ले लेता है। इस पर जब दवा दुकानदार उसे इसके लिए 1025 रुपये देने के लिए कहता है तो भरत कहता है कि उसके पास तो 25 ही रुपये हैं। तब दवा दुकानदार कहता है कि यह तो नौकर है, इसलिए दवा के दाम तो देने ही होंगे। तभी दवा के मालिक का फ़ोन वहाँ आ जाता है। वह नौकर अपने मालिक से बात करने के लिए जाता है। तब भरत इस अवसर का फ़ायदा उठाकर वहाँ से दवाई लेकर भागने लगता है, जिस पर वह नौकर चोर चोर चिल्ला देता है और पुलिस भरत को जेल के अंदर कर देती है। अगले दिन भरत को जेल से छोड़ दिया जाता है। तभी उसे रास्ते में शीतल मिलती है और इसे अपने कार में बैठने के लिए कहती है। भरत पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब शीतल उसे उसके पिता की मौत हो जाने की बात बताती है तब वह उसकी कार पर बैठकर चला आता है और अपने पिता का दाह संस्कार करता है। यह अपने डिप्लोमा की डिग्री को भी फाड़ कर यह कहते अपने पिता की चिता पर जला देता है कि आप इसके साथ ही मेरे ऊपर जो आपका कर्ज था वह भी समाप्त हो गया। इधर शीतल जब अमेरिका से अपने बॉस मोहन बाबू के साथ भारत वापस लौटती है और कार्यालय में काम करने के लिए आती है, तब मोहन बाबू उसे यह कहते हुए ऑफिस में काम करने से मना कर देता है कि उसके यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। शीतल तब काफ़ी उदास भाव से अपना घर वापस लौटती है तो यहाँ देखती है कि मोहन बाबू का माता पिता उसकी शादी की बात करने इसके भैया भाभी के पास आए हुए हैं। इसका भैया भाभी शीतल का भरत के साथ प्यार की बात जानते थे, इसलिए वह मोहन बाबू के साथ शीतल की शादी करने से इनकार कर देते हैं। तब मोहन बाबू खुद शीतल से इस बात को लेकर सवाल करता है। इस पर शीतल अपनी स्वीकृति दे देती है। शीतल की स्वीकृति के बावजूद शीतल का भैया भाभी शीतल को भरत से शादी करने के लिए मनाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि भरत के पास एक अच्छी नौकरी या अच्छी आमदनी छोड़कर और कौन सी कमी है। इस पर शीतल कहती है कि अब वह मेरे काम का नहीं रहा, क्योंकि जो व्यक्ति हताश होकर अपनी डिग्री जला सकता है वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, और फिर मैं कितने दिनों तक उसके कमाने का इंतज़ार करती। इसलिए अच्छा खासा कमाई कर रहे मोहन बाबू का हाथ पकड़ लिया। पिता की मृत्यु और बहन का ब्याह न होने का गम तो भरत को था ही। जब उसने अपनी महबूबा शीतल का अपने भाई के साथ चल रहा यह वार्तालाप सुना तब वह काफ़ी व्यथित हो गया और मल्लिका नेकीराम की मदद से अनाज की काला बाजारी करने वाले नेकीराम के लिए काम करने लगा। नेकीराम ने भरत को काम देने से पहले उससे एक कागज़ पर दस्तखत करवा लिया। काला बाजार के कारोबारी नेकीराम के साथ मिलकर काम करते हुए भरत अब अच्छी कमाई करने लगा था। ऐसे में जब उसके भाई दीपक को पुलिस की नौकरी लगी तो उसने कहा भी अब तो मैं ही काफ़ी कमाने लगा हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तब दीपक ने जवाब दिया था कि डिग्री ने कामयाबी दी है, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जैसा कि आप अक्सर मुझसे कहा करते थे। दीपक की यह बात सुन भी भरत नेकीराम के काले धंधे में काम करता रहा। पहली कमाई में से 1000 रुपया इसने उस दवा दुकानदार को यह कहते हुए दे दिया कि तुम तो लोगों के चेहरे देखकर पहचान जाते हो। अगर मेरी तरह कोई दूसरा मजबूर व्यक्ति अब से तुम्हारे दुकान पर आए तो जैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ किया था वैसा उसके साथ नहीं करना और दवाइयाँ दे देना। इधर घर से भागा विजय सेना की नौकरी कर लेता है। भरत इस समय भारत पर पड़ोसी शत्रु देश की सेना ने आक्रमण कर दिया है। भारत की सेना की इस टुकड़ी में विजय भी शामिल रहता है और शत्रु सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहता है। शत्रु सेना की गोली से बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद विजय ने धुआंधार गोलीबारी कर शत्रु सेना को वहां से जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। तब उसका साथी सैनिक उसके इस अदम्य साहस की प्रशंसा करने लगे। तब विजय ने बताया कि इसका प्रेरणा स्रोत उसका भाई भरत है, जिसने उसे देश की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की बात बताई थी। यहाँ तक कि अगर देश की ज़रूरत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की भी ज़रूरत पड़े तो यह उसे भी सहर्ष न्यौछावर कर देगा। तभी उसे शत्रु सेना के कुछ सैनिकों द्वारा अपने हेडक्वार्टर को इस क्षेत्र के एक पुल टूट जाने की बात बताते हुए दूसरी तरफ से आकर भारत की सेना पर आक्रमण करने की बात
कर सुनाई पड़ती है। यह सुनकर विजय एक योजना बनाता है और शत्रु सेना को पुल टूटने की सूचना देने वाले सैनिक को घेर लेता है और उससे उसके हेडक्वार्टर का पता ले लेता है। इसके बाद विजय उस शत्रु सेना के सैनिक का सीक्रेट नंबर लेते हुए हेडक्वार्टर में संदेश देता है कि भारतीय सैनिकों ने इस पुल की मरम्मत कर ली है। यह सुनकर शत्रु सेना जब पुल की तरफ से ही आता है तब विजय और उसके साथी सैनिकों ने घेर कर शत्रु सैनिकों को मार दिया और भारत यह युद्ध जीत गया। इधर नेकीराम के साथ कालाबाजारी का धंधा करके भरत ने जब अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया तो वह एक दिन अपने बदहाल मजदूरों की बस्ती में आया और उन लोगों को पैसे दिए ताकि वे लोग इससे खाने के लिए अनाज खरीदें और भूखे नहीं मरें। इसके बाद वह तुलसी और हरिनाम सिंह से मिला और उसे अपना सारा सामान समेट कर जल्दी ही उसके घर में आकर रहने के लिए कहा। भरत के वहाँ से जाने के बाद वह राशन वाला लाला और उसके दो साथी जिसने तुलसी की इज्जत लूटी थी उसके घर आ जाता और तुलसी को यह कहते हुए अपनी अड्डी पर आने के लिए कहता है कि अब तो तुम जा रही हो, जाते जाते एक बार फिर हम लोगों की हवस तो पूरी कर दो। इस पर तुलसी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उन लोगों ने इसके बाबा को मार डालने की बात कही तो तुलसी इस शर्त पर राजी हो गई कि उसके साथ मुन्ना और उसके बाबा भी जाएंगे। मुन्ना और बाबा के साथ जब तुलसी उन लोगों के अड्डे पर गई तो जैसे उन लोगों ने उसे अपना वासना का शिकार बनाने का प्रयास किया, इसने उस पर हमला बोल दिया। लेकिन एक तो वे तीनों शक्तिशाली थे और उसमें से भी एक ने छुरा निकाल लिया था। इसे देखकर तुलसी सहम गई, लेकिन अपाहिज होने के बावजूद उसका बाबा इस तीनों से भिड़ गया। इस क्रम में उस तीनों में से एक ने इसके मुन्ने और उसके बाबा को एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया। तब तुलसी अपने मुन्ने और बाबा को बचाने के लिए उस गड्ढे में कूद गई, लेकिन वह इस दोनों को बचा नहीं पाई। तब तक वह तीनों भी उस गड्ढे में आ गए और तुलसी की जबरन इज्जत उतारने लगे। अपने आप को असहाय पाकर तुलसी मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी हरनाम सिंह जो उधर से गुजर रहा था तुलसी की आवाज़ सुन लिया और गड्ढे में जाकर उस तीनों पापियों को मार दिया। तब तक भरत भी वहाँ आ गया था और तुलसी हरनाम सिंह को लेकर अपना घर चला आया। तुलसी और हरनाम सिंह को अपने साथ घर लाकर भरत ने अपनी माँ को आवाज़ दी कि देखो मैं किससे लाया हूँ और अब यह यहीं रहेगी। तभी विजय भी वहाँ आ जाता है और अपने भाई भरत से लिपट कर अपनी कहानी सुनाने लगता है, किस प्रकार उसने अपने उसके पद चिन्हों पर चलते हुए फौज में नौकरी प्राप्त की और शत्रु सेना को युद्ध में ठिकाने लगाने में कामयाब हुआ। फिर उसने कहा कि मैंने कहा था न कि जब तक आपके के अनुसार देश प्रेमी नहीं बन जाऊंगा तब तक घर नहीं लौटूंगा। आज मैं ऐसा हो गया हूँ और घर लौटा हूँ जैसा कि आप चाहते थे। विजय की यह बात सुन भरत आत्मग्लानि से भर जाता है। तभी दीपक भी वहाँ आ जाता है और विजय से लिपटते हुए वह भी भरत की देश प्रेम की बात करने लगता है, जिससे भरत को और ज़्यादा आत्मग्लानि होने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। जब विजय बाएं हाथ से उसे प्रणाम करता है तो वह उसके एक कटे हुए हाथ को देखकर चिंतित हो जाती है। माँ को चिंतामग्न देख विजय एक बार फिर अपने भाई भरत कि देश प्रेम की चर्चा करते हुए कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, ज़रूरत पड़ती तो यह अपना जान भी देश पर लौटा देता। यह सब सुनकर वहाँ भरत और ज़्यादा देर नहीं टिक सका और वहाँ से नेकीराम के पास आ गया ताकि इसे गलत काम करने से रोक सके। भरत जब यहाँ आया तो वह देखता है कि नेकीराम अपने अन्य भागीदारों से कह रहा है कि देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में वह सब मिलकर देश के बाज़ारों से अनाज खरीद कर उसे छुपा ले ताकि युद्ध तेज होने पर इसे महंगे दाम पर बेच सके। भरत ने इन लोगों को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन भरत की बातों को नज़रअंदाज कर उन लोगों ने भरत को यह कहकर धमकाया कि तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागजात हमारे पास हैं और इससे मैं तुम्हें कभी भी फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर भरत उदास हो गया और मन ही मन पाप के इस दलदल से निकलने के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों के बाद कालाबाजारियों का यह समूह देश भर की बाज़ारों से अनाज खरीद कर अपने गोदाम में छुपाने में सफल हो गया। इस खुशी में इन लोगों ने एक पार्टी का आयोजन किया। नेकीराम की इस पार्टी में उसके कालाबाजार में शामिल लोगों के साथ साथ मोहन बाबू भी शीतल के साथ यहाँ आए। भरत को यहाँ देख शीतल सन्न रह गई, जिसे मोहन बाबू ने ताड़ लिया। तभी भरत के एक दोस्त जो शीतल का भी दोस्त था उसने इस बात का खुलासा किया कि वे तीनों दोस्त थे और शीतल भरत से प्यार करती थी, लेकिन आपकी अमीरी को देखकर इसने आपको अपना लिया और भरत को छोड़ दिया। मोहन बाबू ने जब शीतल से इसे लेकर सवाल किया तो शीतल ने साफ साफ कह दिया कि वो इन लोगों को जानती तक नहीं है। तब मोहन बाबू ने भरत से यही सवाल किया तो भरत ने कहा उसे सब कुछ याद है। इसके बाद जब भरत वहाँ एक गाना गाने के लिए भरत से कहा गया तो भरत ने वही गाना गाना शुरू कर दिया जो उसने शीतल के साथ दूरदर्शन पर गाए थे। हालांकि इस गाने के दौरान वह शीतल की गाई हुई पंक्ति को बिना गाए छोड़ दे रहा था। तभी शीतल
में एक बड़ा भावनात्मक परिवर्तन आया और वह भी अपने हिस्से का गीत भरत के साथ मिलकर गाने लगी। इस गीत के समाप्त होने पर मोहन बाबू ने शीतल से कहा कि उसे पहले ही इस पर संदेह हो गया था कि यह मुझसे पहले किसी और से प्यार करती थी। मोहन बाबू ने शीतल से कहा कि जैसे उसे इस बात का अंदेशा हो गया तो वैसे ही उसने शादी के दिन टालने प्रारंभ कर दिए और माँ के द्वारा मुहूर्त नहीं होने की जो बात यह कह रहा था यह सब एक बहाना था ताकि यह शीतल का असली प्रेमी का पता लगा सके। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में अकेले अपना घर चला जाता है। युद्ध भड़क जाने पर भारत सरकार ने ट्रेन से अनाज दूर दराज के गाँव में पहुंचाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को अनाज की कमी नहीं हो सके। सरकार के इस प्रयास को विफल करने के लिए कालाबाजारियों ने कुछ रेलवे पुल उड़ा देने की योजना बनाई। भरत ने उसके षड्यंत्र की बात सुन ली और इसे नाकाम करने में जुट गया। सबसे पहले उसने छद्म नाम से अपने भाई इंस्पेक्टर दीपक को इन कालाबाजारियों के कुछ गुप्त गोदाम की सूचना देते हुए वहां छापा मरवा दिया, जिससे इस कालाबाजारियों का बड़ा नुकसान हुआ। इसे भरत की कारगुजारी समझकर उन कालाबाजारियों ने भरत के दस्तखत वाले कागज पुलिस के पास पहुंचा दिए, जिससे पुलिस हर हाल में भरत को गिरफ्तार कर उस पर देशद्रोह का मुकदमा करने में जुट गई। भरत को पकड़ने की जिम्मेवारी पुलिस इंस्पेक्टर दीपक को दी गई। दीपक ने अपने बड़े भाई भरत की तस्वीर जगह जगह पर चिपकवा दी ताकि भरत कहीं भाग न सके और यह उसे पकड़कर अदालत को सौंप दे। कालाबाजारी ट्रेन समेत रेल के पुल को उड़ाकर भारी तबाही न मचा दे, यह सोचकर पुलिस से बचने के लिए भरत अपना घर आया। विजय ने जब भरत से इन सब बातों को लेकर सवाल किया तब भरत ने उसे सारी बात बताते हुए कहा आज रात उसे देश की खातिर रेल और रेलवे पुल को इन कालाबाजारियों के द्वारा उड़ाए जाने से बचाना बहुत ज़रूरी है। तभी उसका भाई दीपक वहां आ गया और भरत को गिरफ्तार होने के लिए कहा। भरत ने दीपक से एक रात की मोहलत मांगी, लेकिन तब दीपक ने उस पर पिस्टल तानते हुए कहा वह हर हाल में इसे अभी गिरफ्तार करेगा। उसने कहा कि उसका मन ऐसा नहीं मानता है, लेकिन पुलिस के हाथ जो सबूत कागजात के रूप मिले हैं जिसमें भैया के हस्ताक्षर हैं, उसके आधार पर मैं इन्हें इसी समय गिरफ्तार करूंगा। तब विजय ने दीपक से कहा कि भैया का अभी जाना जरूरी है, तुम इसे जाने दो। लेकिन दीपक अपनी ड्यूटी की बात कहकर फिर से अपने बड़े भाई भरत को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। तब विजय ने लंगड़ी मारकर उसे गिरा दिया। बड़े भाई भरत को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, तब भरत वहाँ से भाग गया। मोहन बाबू ने नाराज होकर चले जाने के बाद शीतल उससे मिलने आई तो मोहन बाबू ने उससे कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भरत से ब्याह कर लो, मैं खुद भरत को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर मोहन बाबू जैसे ही भरत की तलाश में आगे बढ़ा वैसे ही भरत इंस्पेक्टर दीपक से बचने के लिए वहाँ छिपा हुआ मिला। जब वह भरत को लेकर शीतल के पास आया तो भरत ने सारी बात उसे बता दी। तभी इंस्पेक्टर दीपक भरत को गिरफ्तार करने आ गया, जिसे देखकर भरत वहाँ से भाग गया। तभी इंस्पेक्टर दीपक भरत का पीछा करने लगा। तभी विजय मोटरसाइकिल लेकर वहां आ गया और भरत को उस पर बिठाकर भरत के कहे हुए स्थान पर ले जाने लगा। विजय के साथ भरत को भागते हुए देख इंस्पेक्टर दीपक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद इंस्पेक्टर दीपक ने विजय द्वारा चलाए जा रहे मोटरसाइकिल के टायर में गोली मारकर उसे पंचर कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल वहीं गिर गई। लेकिन इससे पहले कि दीपक भरत को गिरफ्तार कर पाता, मोहन बाबू और शीतल एक कार से वहाँ चले आए और भरत को लेकर भागने लगे। तब तक इंस्पेक्टर दीपक के कहने पर कुछ अन्य पुलिस बल भी वहां आ गए थे और एक जगह पर भरत को लेकर मोहन बाबू और शीतल की कार को भी गोली लगाकर पंचर कर दिया। तब भरत उस कार से निकलकर एक झाड़ी की तरफ भागने लगा, जिस क्रम में इंस्पेक्टर दीपक की चलाई गोली से वह घायल हो गया। तभी शीतल वहां पहुंची और भरत से बोली कि तुम यहाँ से थोड़ी दूर दाएं एक मंदिर के पास जाओ, मैं कार का पंक्चर ठीक कर गाड़ी लेकर वहाँ आती हूँ। भरत के पास से चलकर शीतल ने अपनी कार का टायर मरम्मत किया और जैसे ही वहां से लेकर भरत को जानने के लिए आगे बढ़ी वैसे ही एक पुलिस ने उसके पीठ में गोली मार दी। हालांकि शीतल इसकी परवाह किए बिना अपनी कार लेकर भरत के पास पहुंच गई। भरत उस कार को ड्राइव करके ले जाने लगा और इधर शीतल जो पीछे बैठी हुई थी उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब भरत ने अपनी गाड़ी रोक दी और शीतल की प्राथमिक चिकित्सा करने लगा। तभी वहाँ पर मोहन बाबू, हरनाम सिंह, तुलसी और विजय भी आ गए। सभी ने भरत को तुलसी की इलाज करने की बात कही और भरत को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। भरत पहले तो इसके लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत कहने पर जब वह राजी हुआ तब उस वक्त इंस्पेक्टर दीपक भी वहाँ पहुँच गया और भरत को गिरफ्तार करने आगे बढ़ने लगा। यह देख विजय ने एक बार फिर दीपक को लंगड़ी मारकर गिरा दिया, जिससे भरत को भागने का मौका मिल गया। भरत के भागने के बाद विजय ने कहा कि बड़े भैया भरत तो भाग गए, अब चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें ढूंढता हूँ। फिर रास्ते में विजय ने उन काला बाजारियों की सारी करतूत दीपक के सामने उजागर कर दी कि किस प्रकार से उन लोगों ने रेलगाड़ी समेत रेल पुल उड़ाने का निर्णय लिया है, जिसके आधार पर भरत भैया के फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे।
इधर भरत जब भागकर उस जगह पर आया जहां नेकीराम और कुछ अन्य कालाबाजारी करने वाले लोग अपने गुंडों की मदद से वहां आ रही रेलगाड़ी के साथ ही एक पुल को भी उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। भरत ने वहां जाते ही सबसे पहले उस बम का डिटोनेटर से कनेक्शन काट दिया, जिस कारण अपराधी चाहकर भी रेलगाड़ी और उस पुल को नहीं उड़ा सके, जिससे हजारों लोगों की जान बच गई। और सरकार के द्वारा लोगों को सस्ते दर पर अनाज भेजने की जिस योजना पर पानी फेरने की योजना इन कालाबाजारियों की थी, वह भी विफल हो गई। तभी नेकीराम की नज़र भरत पर पड़ गई और उसने भरत को रेलगाड़ी और पुल की भी विफलता को बम से उड़ाने की अपनी योजना विफल होने के लिए जिम्मेदार मानते हुए अपने गुंडों को भरत को मारने के लिए भेज दिया। तब भरत अकेले ही सारे गुंडों से अपना बचाव करने लगा, लेकिन हमलावर की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण वह बेदम होकर गिर गया। लेकिन इससे पहले कि अपराधी भरत की जान ले पाते, दीपक और विजय भी वहां पहुंच गए। दीपक ने पिस्तौल की गोली चलाकर उसमें से कई गुंडे को मारकर भरत की जान बचाई। तब अपराधी भी भरत, विजय और इंस्पेक्टर दीपक पर गोली चलाने लगा। एक बार तो अपराधियों ने इन तीनों भाइयों को अपनी पकड़ में ले लिया और नेकीराम के पास पहुंचा दिया। नेकीराम ने अपराधियों को इन तीनों को गोली से उड़ा देने का आदेश दिया, लेकिन तभी हरिनाम सिंह वहां आ गया और नेकीराम की पीठ पर अपना तलवार सटाकर उससे अपने साथियों की बंदूकें नीचे फेंक देने के लिए कहा। तब नेकीराम के साथियों ने अपनी बंदूकें नीचे फेंक दी। इसके बाद हरिनाम सिंह ने भरत, विजय और दीपक को अपराधियों के चंगुल से भाग जाने के लिए कहा। इसी समय नेकीराम ने पासा पलटकर अपनी दूसरी पिस्टल निकाल ली और इन लोगों पर हमला बोल दिया। तब भरत, विजय, दीपक और हरिनाम ने अपराधियों के ही पिस्टल को छीनकर अपनी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे कई अपराधी मारे गए, कुछ भाग गए। अंत में इंस्पेक्टर दीपक ने नेकीराम को पकड़कर उसे अदालत के समक्ष पेश कर दिया। अदालत में जिरह के दौरान नेकीराम ने बड़े भाई पर अपने गोदाम में अनाज छुपाने, रेलगाड़ी और रेलवे ब्रिज पर विस्फोट करने की योजना समेत अन्य तमाम अपराध स्वीकार कर लिया, जिससे उसे सजा हुई और भरत निर्दोष साबित हो गया। इसके बाद भरत की शादी तुलसी के साथ हो जाती है और इस दृश्य के साथ ही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का कहानी का यहीं अंत हो जाता है।